हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज सोशल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हमारा दूसरा अध्याय है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। हम इसके पहले अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। इनके 4 या 5 लेक्चर में इनका पूरा अध्याय समाप्त मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझा के वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस लिखा होगा, आप उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पे जो भी वीडियो है देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया है। तो ये आज उसी किताब का यानी उस बुक का यह दूसरा अध्याय है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। हमने इनसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मूल रूप से हमने बेल्जियम को देखा था, श्रीलंका को देखा था। हमने भारत में भी भारत के कुछ राज्यों को, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, असम, इन राज्यों का भी हमने डीप स्टडी किया था। आज के अध्याय में जो हम पढ़ेंगे ये उसी से कुछ रिलेट होगा। अगर पहला चैप्टर अगर आपका क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो 100% यह दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। इनकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है क्या। याद रखिए आप, स्पेशली जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स का है, आपदा प्रबंधन है, इतिहास है, और कुछ हद तक हम बोलेंगे भूगोल भी, एसएसटी का सभी पार्ट, सभी ब्रांच याद रखिए यह समझने वाला है। आप यहाँ पे रट नहीं सकते हैं, आप कंठस्थ याद करके एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से विस्तार से नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो वॉच कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आप हमारे और सभी वीडियो को भी फॉलो कर रहे हैं इनसे संबंधित वाले, तो चलिए हम समझते हैं आज के वीडियो में। तो आज हमने पहले लिखा है संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा भी संघीय शासन। तो संघीय शासन व्यवस्था हमने अमेरिका दिया है, संघीय शासन एकात्मकता ये हमने भारत दिया है। देखिए, अब संघीय शासन अमेरिका से क्या तात्पर्य है? अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था है और भारत में भी है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अमेरिका में अभी वर्तमान समय में 51 स्टेट है, 51। अब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ स्टेट है तो वहाँ भी है, तो वहाँ पे क्या है, अमेरिका जो देश जो बना है ना, वहाँ पर उन सभी देशों से थोड़ा थोड़ा पावर लेके एक कंट्री का निर्माण किया गया है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी जो संघीय व्यवस्था है, हमने क्या किया है, हमारे भारत देश का जो संविधान है, हमने सभी पावर केंद्र में रखा है। स्टेट के पास सिर्फ स्टेट के लिए ही पावर है, और वह बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, जैसे स्टेट का अगर किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है तो वहाँ पे वह स्टेट कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे केंद्र सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसका उल्टा है। अमेरिका में अगर कुछ भी वहाँ का सरकार, कुछ भी केंद्र सरकार जो है प्रॉपर, अगर मैं बोलूँ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, अगर वो कुछ भी वहाँ पे नया कानून लाता है तो वह किसी स्टेट पे लागू होगा या नहीं लागू होगा, यह उस स्टेट के प्रेसिडेंस पे निर्भर करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा देश जो संघीय है, हमारे देश में क्या है कि अगर केंद्र सरकार ने कुछ भी लागू किया, अगर आज प्रेसिडेंट ने या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी घोषणा किया, तो याद रखिए वह चीज़ पूरे भारत में लागू हो जाती है। जैसे आपको इंसिडेंट याद होगा, मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि अब से 500 के और 1000 के नोट भारत में नहीं चलेंगे। तो वो पूरे भारत देश के लिए था। वह सिर्फ उन्होंने ये नहीं बोला कि उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली में ऐसा होने वाला है, वह पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए था। लेकिन अगर अमेरिका में ऐसा होना हो तो अमेरिका में पहले सभी स्टेट के प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, उनसे प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, हम ऐसा लॉ ला रहे हैं, क्या यह सही है?
एक्चुअल में हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। यानी हमारे यहाँ का जो संघीय शासन व्यवस्था है, भारत का संघीय शासन व्यवस्था, अगर केंद्र सरकार कुछ भी निर्णय लेगी जो भारत के हित में है, भारत देश के लिए है, तो ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगा। लेकिन अमेरिकी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, उनको अपने स्टेट के प्रेसिडेंट से भी पूछना पड़ेगा, उनकी सहमति होना जरूरी है। उनके बाद क्या है, अमेरिका का जो संघीय शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका से कभी भी उनके जो भी स्टेट हैं वह अलग हो सकता है, क्योंकि उनके संविधान में यह दर्ज है कि उनके अगर स्टेट चाहे तो अमेरिका से भी अलग होके वह अपना एक नया देश बना सकता है। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है कि जो भी भारत का अभी स्टेट है, जिनको भारत का स्टेट का दर्जा मिल चुका है, वह भविष्य में कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे संविधान में यह भी मेंशन किया गया है, अगर कोई भी दूसरा हिस्सा, यानी जो भारत के हिस्से में नहीं है, और भारत सरकार अगर उसको अपने देश में मिलाना चाहती है, तो वह हिस्सा भारत का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन जो हिस्सा अभी वर्तमान समय में भारत के क्षेत्र के अंदर है, वह कभी भी चाहकर भारत से अलग नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ कई स्टेट में कई बार मांगे उठी, जैसे हैदराबाद का निज़ाम, उन्होंने जिस समय आज़ादी के कुछ ही समय बाद वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, संभव हुआ नहीं ना। अभी अगर वर्तमान का पिछले कुछ वर्ष आप बैक जाइएगा तो जम्मू कश्मीर का वाक्यांश देखिए। जम्मू कश्मीर में भी कई पिछले दशकों से संघर्ष हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को एक पाकिस्तान का इसमें बहुत बढ़ चढ़ के वो सपोर्ट भी करते थे कि जो जम्मू कश्मीर है इनको प्रॉपर एक अलग ये राष्ट्र बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो क्या अब आपको संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका का, संघीय शासन एकात्मकता भारत का, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इनसे आगे देखते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था, और याद रखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है ना, यह इर्द गिर्द घूमता है। मतलब एक तरीके से किसी भी देश में सत्ता सरकारें कैसे चलती है, इन्हीं के आसपास, उनको चलाने के लिए किसी भी देश में गठन करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लगभग इसी से रिलेट होता है। तो देखिए अब क्या है, तो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग आदि पर आधारित मानव समूहों को उचित पहचान एवं सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है। यानी हमारे ही देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में कुछ हद तक ऐसी समस्याएं हैं जहां पर जाति, धर्म या भाषा या लिंग या रंग के आधार पर लोगों के समूह को मतलब सत्ता में साझेदारी की पहचान नहीं मिलती है। तो इनके असंतोष के कारण जब लोगों को उनके जाति, धर्म या रंग के आधार पर नहीं मिलता है, तो उनके अंदर असंतोष होता है कि मुझे समाज से अलग रखा जा रहा है, मुझे समाज से दखल अंदाज किया जा रहा है। तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है, तो उन लोगों के अंदर असंतोष का भावना जागृत होता है, जिनसे टकराव शुरू हो जाता है, सामाजिक विभाजन होता है और राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, सांस्कृतिक ठहराव एवं आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। आर्थिक गतिरोध, सांस्कृतिक ठहराव से क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए एक समाज में अगर 2-3 धर्मों के लोग, सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध, हिंदू, इस्लाम, अगर सभी साथ रहते हैं, तो उस समाज में अगर इस्लाम, हिंदू, जैन रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, तो उनमें सभी धर्म अपने अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहाँ पर संस्कृति की यानी सभी का कल्चर का उन्नति हो सकता है। लेकिन जब आपस में टकराव ही होगा, उनके बीच सद्भाव नहीं होगा, तो कभी भी संस्कृति का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, इनका प्रगति नहीं हो सकता है। यही चीज़ मैंने लिखा है, सामाजिक विभाजन भी, समाज भी बढ़ जाता है कि ये एरिया जो है
यहाँ पे हिंदू लोग रहेंगे, इस एरिया में इस्लाम लोग रहेंगे, इस एरिया में सिख लोग रहेंगे। ऐसी भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जब लोगों को उनके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। तो ठीक है, यही चीज़ हमने बेल्जियम और श्रीलंका के संदर्भ में हमने इनके एग्जाम्पल को डीप से अध्ययन करके समझा भी था। तो बेल्जियम में क्या हुआ था, तो यहाँ पर भाषाई एवं जातीय समूहों के बीच पनपते तनाव को सत्ता में साझेदार बनाकर दूर कर दिया गया। मतलब बेल्जियम में जब जाति पर आधारित, भाषा पर आधारित, जब वहाँ पर यानी बेल्जियम में जब वहाँ पर उन समूहों के बीच में जाति समूह के आधार पर, जब धर्म के आधार पर जब टकराव होना शुरू हुआ, तो वहाँ के सरकार ने क्या किया, जहाँ टकराव हो रहा था दो धर्मों के बीच, दो जातियों के बीच, तो उन सभी को सत्ता में साझेदार बना दिया। मतलब उन लोगों को भी सीट अलॉट कर दिया गया कि आप भी सत्ता में साझेदार हो जाइए और आप भी अपनी मांगों को रखिए। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि फिर वो लोग आंदोलन या फिर गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे उस देश के प्रगति में। ठीक है, तो इनके लिए उन्होंने कई बार अपने बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन भी किया, नई नई चीज़ों को जो उस समय वहाँ के लोगों की ज़रूरत थी उनको ऐड भी किया। जो पहले से संविधान में कुछ लिखे हुए थे कि इस जाति के लोग या फिर इस वर्ग के लोग सत्ता में साझेदार नहीं हो सकते हैं, उनको भी बेल्जियम की सरकार ने रिमूव किया, जिसके कारण बेल्जियम में शांति स्थापित हो गई। वहीं अगर केस देखिएगा श्रीलंका का, तो श्रीलंका की जो सत्ताधारी यानी जो सत्ता में सिंगली समाज का जो था, सिंगली समुदाय ने क्या किया, तमिल समुदाय के हितों को निरंतर उपेक्षा की। मतलब सिंगली समुदाय ने, जो तमिल समुदाय था, इनके डिमांड को, इनकी मांगों को हमेशा उपेक्षा किया। मतलब हमेशा उनको सम्मान नहीं दिया, उनके भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया, जिनकी वजह से क्या हुआ, तमिलों और सिंगलियों में के बीच टकराव से भीषण गृह युद्ध भी शुरू हो गया। मतलब अगर आप किसी एक धर्म को, एक जाति को अगर आप सम्मान बहुत ही लंबे समय तक नहीं देंगे, तो 100% आए दिन कभी ना कभी वह आपके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएंगे। और यही चीज़ श्रीलंका में हुआ, जिनकी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ बच्चा, शुरू गृह युद्ध भी हो गया। अगर इन्हीं को अगर हमें समझना है तो बेल्जियम के अगर केस में देखिएगा तो पहला क्या है, हमें क्या समझ में आया, अगर इन दोनों को अगर देखिएगा तो बेल्जियम एवं श्रीलंका की परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन उचित है। तो सत्ता का विभाजन सिर्फ भारत में, अमेरिका में, बेल्जियम में, श्रीलंका में नहीं हो सकता है। यह सभी देशों में स्वाभाविक है। अगर वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो 100% वहाँ पर सामाजिक विभाजन होगा। लेकिन अगर उन सभी को जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अगर उन सभी के अभिव्यक्ति को पहचान मिल जाती है, अगर एक ही क्षेत्र में दो धर्मों के लोग रहते हैं, दोनों धर्मों के लोगों को अगर बराबर सम्मान मिल जाता है, बराबर पहचान मिल जाता है, तो कभी उसमें आपसी टकराव नहीं होगा। उनके हितों एवं ज़रूरतों को अगर सम्मान होता है तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना क्या हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। अतः सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता, अखंडता एवं वैधता की पहली शर्त है। यानी अगर आप चाहते हैं कि समाज में सामाजिक विभाजन नहीं हो और क्या नहीं हो, लोगों को अखंडता एवं वैधता बनाए रखे उस देश की, तो इनके लिए आपको उन सभी धर्मों के लोगों को, उन सभी जाति के लोगों को सत्ता में साझेदार बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके क्षेत्र में शांति रह सकती है। दूसरा क्या है, वैध शासन। वैध शासन का क्या मतलब है, तो वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े हो। मान लीजिए आपसे प्रश्न अगर ऐसे ओरली कोई आपसे पूछ ले कि आप वैध शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि वैध शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है
जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से किससे जुड़ा हो, शासन व्यवस्था से जुड़ा हो। उस देश में जो, जैसे भारत को ही देखिएगा तो भारत में जितने भी 18 या 18+ लोग हैं वो सभी सत्ता के भागीदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वोट देना ये आप एक तरीके से यहाँ पर तो प्रत्यक्ष रूप से ही हैं, लेकिन हम सभी हैं सत्ता के, मतलब शासन में हम लोगों का भी हिस्सेदारी है। हम लोग जब चाहें तब, मतलब एक पंचवर्षीय में तो हमारे पास पावर होता ही है। ठीक है। दूसरा क्या है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है। क्या? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक देशों में ही ताकत सभी के हाथों में होती है। अगर आप राजतंत्र वाले देशों में देखिएगा, तानाशाह में देखिएगा, सैनिक शासन व्यवस्था में देखिएगा, तो वहाँ पे शासन सिमट जाता है कुछ लोगों के पास ही। वो पूरी शक्ति का अपने पास ही रखते हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हैं। आप वर्तमान समय में म्यांमार को देखिए, वहाँ की सेना ने, आर्मियों ने तख्ता पलट करके पूरी शक्ति का बागडोर अपने हाथों में ले लिया है। आप उत्तरी कोरिया को देखिए, वहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग यून, उन्होंने भी पूरे देश का जो शक्ति है वो सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके हाथ में पूरा पावर है, कुछ भी घुमा देंगे हो जाएंगे। मतलब उन्होंने सत्ता का साझेदार सभी धर्मों के, सभी जाति को, लोगों को नहीं बनाया, और सभी अपने देश के सभी देशवासियों को भी उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जोड़ने का भी प्रयास नहीं किया। क्योंकि चुनाव अगर होगा, लोकतंत्र अगर सही मायने में है, तभी तो ऐसा संभव है, और वहाँ पे ऐसा है नहीं। तो एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे राजाशाही, तानाशाही या एक दलीय का उदाहरण अभी वर्तमान समय में आप चीन को देख लीजिए, और बहुत हद तक आप रूस को भी देख लीजिए। यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है, और एक दलीय शासन व्यवस्था, याद रखिए, कभी भी पूर्ण लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव सही मायने में हो ही नहीं सकता है। क्लियर चुनाव संभव ही नहीं है। एक ही दल है, उन्हीं के दल से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है बनना है। तो वहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि मूल रूप से 100% डेमोक्रेसी वर्क करता होगा। यह कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। तो अन्य व्यवस्थाओं में याद रखिए, सभी नागरिकों को सत्ता में साझेदारी की जरूरत, व्यवस्था एवं समानता नहीं होती है। यानी जहाँ पर भी राजाशाही, तानाशाही या फिर एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो उस देश में सभी व्यक्ति सत्ता में साझेदार या फिर वहाँ की सत्ता की व्यवस्था में या वहाँ के शासन में वो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी तक में आपको जहाँ पर भी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रोकिए, उसको नीचे कमेंट कर दीजिए। हम अगले वीडियो में आपके डाउट को 100% क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। तो चलिए एक और इसका पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका से हमें और क्या सीख मिला, यानी हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो कोई भी समाज में अपने व्याप्त विविधताओं और विभिन्नताओं को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी समाज कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, कोई भी देश कितना ही डेवलप, कितना ही तरक्की क्यों नहीं कर जाए, लेकिन वह अपने समाज से जो व्याप्त विविधताएं हैं, मतलब धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, लिंग के बीच में या फिर रंग के आधार पर जो है, तो उन विभिन्नताओं को अस्थायी तौर पर यानी हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता है। लेकिन इन अंतरों को, जो अंतर है जाति, धर्म, भेद, रंग, भाषा, इनके आधार पर इनके अंतरों को, विविधों या फिर विभिन्नताओं को आदर करने के लिए हम उन्हें सत्ता में साझेदार बनाकर समाज में सहयोग,
सामंजस्य एवं स्थायित्व का सृजन कर सकते हैं या किया जा सकता है। कोई भी समाज, बस आप इतना याद रखिए, कोई भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी अगर आपके समाज में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रह रहे हैं या फिर मान लीजिए एक से ज़्यादा जाति के लोग रह रहे हैं किसी भी देश में, अब भारत को देखिए विभिन्नताओं वाला देश है, तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखिएगा तो वहाँ पर सभी धर्मों के, सभी भाषा के, सभी जाति के लगभग लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे देश में कभी भी, यानी अगर आप 1975 का छोड़ दीजिएगा, वो भी एक तरीके से जबरन गृह युद्ध नहीं, एक तरीके से उन्होंने आपातकाल लगाया था, लेकिन आज तक उनके अलावा कभी भी हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से, हमारे देश में इस प्रकार की आंतरिक अशांति नहीं हुई है, कभी भी नहीं। तो इस चीज़ को कैसे मतलब हमने बरकरार रखा, तो हमने क्या किया, हमने सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति या भाषा के आधार पर जहाँ पर भी लगा कि विभाजन हो सकता है, हमने उस वर्ग के लोगों को सत्ता में साझेदार बना दिया। अगर वो लोग मान लीजिए जो विरोध करने वाले हैं जिस भी धर्म के या जाति के, अगर आप उन्हें सत्ता में साझेदार बना दो तो फिर विरोध क्यों करेंगे, वो फिर अपने समाज के, अपने धर्म के लोगों के लिए भी, वह भी उनका तरक्की हो सके, आवाज़ या फिर अपने उनके जो भी डिमांड है उनको अपनी सरकार के सामने रखेंगे। तो सत्ता में साझेदार बनाना, अब आपको कुछ हद तक ये जो सत्ता में साझेदार की कार्य प्रणाली है बहुत हद तक अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी समाज अपने व्याप्त असमानताओं को या विविधताओं को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं जब हम सभी धर्मों के, सभी जाति या अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोगों को सत्ता में अगर हम उन्हें साझेदार बना देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वह आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके डाउट का वार्म वेलकम है। आप लोग प्रश्न पूछते नहीं हैं मुझे, तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में भी अगर आपको आ जाता है तो आप लोग लिख दिया कीजिए, मुझे 100% सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। पता है आपको, ये रात के अभी 12:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका शेड्यूल बना रहे। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताओगे, तभी तो अगर कुछ कहीं पे कमी है तो हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि सर सब कुछ क्लियर है या फिर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा था, अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर आप बोलिए कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, तो इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक दिया होगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल लिंक। आपको इस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नॉलेजपुर चैनल पर, ठीक है, नॉलेजपुर चैनल पर। याद रखिए अपना जो चैनल है इनके दोनों साइड में किताब का लोगो है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अभी तक जितने भी SST के बुक समाप्त हुए, उनके जितने भी चैप्टर, बुक में मतलब जो चैप्टर समाप्त हुआ है, उन सभी का PDF यहाँ पे दिया जा चुका है। और जिनका नहीं मिला है आप लोग डिमांड कीजिएगा, हमें बता दीजिएगा। थोड़ा बर्डन ज़्यादा है तो कभी कभी नहीं भी दे पाता हूँ, तो आप लोग बोल दीजिए कीजिए कि सर इस सब्जेक्ट का, ये चैप्टर का PDF नहीं मिला है, तो मैं 100% आपको वहाँ PDF दे दिया करूँगा। इनके साथ साथ ही आप इनको ऐसे भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नॉलेजपुर, तो मे भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप बस नॉलेजपुर के बाद जो है आप अमन लगा दीजिएगा, नॉलेजपुर ये साथ में लिख के अमन दे दीजिएगा, एक बार में मिल जाएगा। लेकिन आसान है कि आप लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाइए। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड था, तो मैंने व्हाट्सएप पर भी एक नॉलेजपुर नाम से ही ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर 62 048 94 162, आप इस नंबर पर अपना नाम
और नाम के साथ ही आप अपना सिटी किस शहर से हैं आप ये लिखकर सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपने वर्ग के बच्चे से या दोस्त से आप डिस्कशन कर सकते हो। अपने डाउट को भी फैकल्टी से, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी हमारा जो ये दूसरा अध्याय चल रहा है जिसमें ज़्यादा अध्याय नहीं है, तो ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस अध्याय को समाप्त करने के बाद हम फिर दूसरी बुक को पढ़ेंगे। एक चीज़ आप लोग क्लियर रहिए कि आपका दिसंबर आते आते हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर से पहले ही आपका हम सिलेबस अच्छे तरीके से, जैसे अभी आपको समझ में आ रहा है ना 100%, ऐसे समझा के दिसंबर से पहले मैं कोशिश करूंगा या दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर दूं। फिर 1 महीने में मैं सभी बुक का मैराथन क्लास 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का क्लास लेकर मैं क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं आपको प्रीवियस 5 साल का, या फिर आप बोलिएगा सर 5 साल से भी ज़्यादा 7-8 साल का, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा। और आप अगर बोलिएगा तो आप, जो हमारा संडे को क्लास ऑफ होता है, संडे के दिन मैं आपके लिए लाइव आकर आपके डाउट क्वेश्चन को भी ले लिया करूँगा। और हम बीच बीच में क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर ही रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का भी करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके साथ, और आप इसे सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।